नमस्ते। दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन सभ्यताएं, यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सभ्यता या सिविलाइजेशन आखिर है क्या। मोटे तौर पर इसे डेवलपमेंट का वो स्टेज मानते हैं जहां लोग कम्युनिटीज में शांति से एक साथ रहते हैं। हाँ। इसमें फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, स्टेट का डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब समाज में ऊंच नीच, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। हाँ अर्बनाइजेशन, और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे राइटिंग सिस्टम्स, ये सब शामिल होते हैं। बिल्कुल। और ये मानव इतिहास में ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो नोमैडिक शिकारी संग्राहक लाइफस्टाइल थी, हाँ, घूमते रहते थे। हाँ, उससे हटकर परमानेंट ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सेंटर्स की तरफ जाना। और इस पूरे शिफ्ट की जो फाउंडेशन थी वो थी एग्रीकल्चर, मतलब खेती। हाँ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन मिडिल ईस्ट में करीब 6500 BCE के आसपास। मतलब जब खेती शुरू हुई उसने तो सब कुछ बदल दिया। लोगों को अब खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। एग्जैक्टली। लोग फिर फर्टाइल रिवर वैलीज में, मतलब उपजाऊ नदी घाटियों में सेटल होने लगे। नदियां पानी देती थीं, ट्रांसपोर्टेशन आसान था, और सबसे जरूरी सिंचाई, इरिगेशन का सोर्स थी। इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट्स और फिर धीरे धीरे शहर बस पाए। और जाहिर है, जब खाने की चिंता कम हुई तो आबादी बढ़ी। अब ज्यादा लोग थे तो ज्यादा तरह के काम भी होने लगे। हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, है ना। कुछ किसान बन गए, कुछ क्राफ्ट्स पीपल, कारीगर, और यहीं से फिर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स और एक रूलिंग क्लास, शासक वर्ग उभरा। और एक और बात, इसी एग्रीकल्चर ने मैथमेटिक्स और कैलेंडर्स के डेवलपमेंट को भी क्या कहते हैं, प्रेरित किया। अच्छा, कैसे? देखिए, मौसमों का हिसाब रखना था, जमीन नापनी थी, कितना अनाज हुआ उसका रिकॉर्ड रखना था, और इन सब रिकॉर्ड्स के लिए जरूरत पड़ी लिखने की। हाँ, राइटिंग की। अच्छा, तो आज हम कुछ खास जगहों पर गौर करेंगे जिन्हें क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब वो इलाके जहां सिविलाइजेशंस दूसरों से इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। जी। हम मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन की सभ्यताओं की गहराई में उतरेंगे। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया से। इसका मतलब ही है दो नदियों की भूमि। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। हाँ, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच का इलाका जो आज का इराक है। लगभग 3500 BC से यहाँ दुनिया की कुछ अर्लीस्ट नॉन नोमैडिक अग्रेरियन सोसाइटीज उभरी। इसीलिए इसे अक्सर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ सबसे पहले सुमेरियंस आए थे ना, क्या खास था उनमें? सुमेरियनों ने दुनिया के पहले सिटी स्टेट्स बसाए, जैसे उरुक। ये अपने आप में स्वतंत्र शहर थे जिनका अपना शासन था। उन्होंने बड़े पैमाने पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए, दलदल सुखाए, नहरें खोदी, बांध बनाए। काफी बड़े काम थे तो। हाँ, बहुत बड़े। और इन कामों के लिए सहयोग चाहिए था, कोऑपरेशन। इसी जरूरत ने गवर्नमेंट और लॉ के स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया। इन शहरों का ढांचा कैसा था? मैंने सुना है मंदिर, टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती शहर एक तरह से टेम्पल टाउन्स जैसे थे। मतलब शहर का केंद्र होता था स्थानीय देवता का मंदिर, और ये मंदिर अक्सर जिगुराट्स नाम के ऊंचे सीढ़ीदार टावरों पर बने होते थे। जिगुराट? हाँ, सुना है। ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पूजा और शायद प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के भी केंद्र थे। शुरू में पुजारी राजा, जिन्हें एनसी कहते थे, वो शासन करते थे, और उनको एल्डर्स की एक काउंसिल मदद करती थी। बाद में सेक्युलर राजा लुगल ज्यादा पावरफुल हो गए। अच्छा, और उनकी टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो क्यूनिफॉर्म लिपि, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, क्यूनिफॉर्म। उन्होंने दुनिया की पहली ज्ञात राइटिंग सिस्टम्स में से एक क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार किया। ये मिट्टी की गीली टैबलेट्स पर एक नुकीले औजार, स्टाइलिस से बनाए गए कील जैसे वेज शेप्ड निशान होते थे। मिट्टी की गोलियों पर? हाँ, टैबलेट्स पर। शुरू में ये पिक्टोग्राफ्स थे, मतलब चित्र बनाते थे। धीरे धीरे ये सिंबल्स आवाजों को रिप्रेजेंट करने लगे, फोनेटिक बन गए। इसके अलावा पहिया, व्हील, नाव, सेलबोट और बेस 60 मैथ सिस्टम, जिसका असर आज भी हम समय 60 सेकंड, 60 मिनट और एंगल्स 360 डिग्री में देखते हैं, ये सब सुमेरियनों की देन है। बेस 60, ये दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं था जी। ये उनके ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी और बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल था।
ये दिखाता है कि उनका समाज कितना कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो सुमेरियनों ने नींव रखी एक तरह से। हाँ, लेकिन बाद में बेबीलोनियन आए, वो ज्यादा शक्तिशाली हुए। हम्मुराबी का नाम तो कानून के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। सुमेरियनों के बाद कई साम्राज्य आए और गए, जैसे सारगोन द ग्रेट का अकेडियन एम्पायर था, जिसने पहली बार इन सिटी स्टेट्स को एकजुट किया। बाद में बेबीलोन शहर प्रमुख बन गया, खासकर राजा हम्मुराबी के समय, लगभग 1792 से 1750 बीसीई के आसपास। हम्मुराबी की संहिता। हाँ, उन्होंने हम्मुराबी की संहिता दी, जो सबसे पुराने और सबसे कंप्लीट लीगल कोड्स में से एक मानी जाती है। इसमें वो आंख के बदले आंख वाला सिद्धांत भी था। हाँ, सुना है। जो दिखाता है कि वो कॉडिफाइड जस्टिस, मतलब लिखे हुए कानून और न्याय में विश्वास रखते थे। ये सिर्फ सजा के बारे में नहीं थी, इसमें सिविल लॉ, कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ सब कुछ शामिल था। और बेबीलोन ने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में भी काफी प्रोग्रेस की। चलिए अब मेसोपोटामिया से चलते हैं मिस्र की ओर। नील नदी के किनारे बसी एक और महान सभ्यता। इसकी कहानी करीब 3100 बीसी से शुरू होती है। मिस्र तो सही मायनों में नील नदी का वरदान था, गिफ्ट ऑफ द नाइल कहते हैं जी। नदी की जो सालाना बाढ़ आती थी, एनुअल फ्लडिंग, हाँ। वो अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी, सिल्ट लेकर आती थी। इससे खेती बहुत अच्छी होती थी और यही एग्रीकल्चरल सरप्लस मिस्र की दौलत और ताकत का आधार बना। रेगिस्तान के बीच में वो नदी एक लाइफलाइन थी। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन का मेन रूट थी, जिसने अपर और लोअर इजिप्ट को जोड़े रखा। और मिस्र का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फ़ारो और पिरामिड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फ़ारो को देवता का रूप माना जाता था या उनका प्रतिनिधि। उनका शासन एब्सोल्यूट होता था और उन्होंने अपने लिए विशाल मकबरे बनवाए, पिरामिड्स, जैसे गीजा के महान पिरामिड। ये ओल्ड किंगडम के समय बने थे। ये सिर्फ कब्रें तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कब्रें नहीं थी, ये आफ्टर लाइफ के लिए, मृत्यु के बाद के जीवन के लिए एक तरह के स्टोर हाउसेस थे। राजा के साथ उसकी जरूरत की सारी चीजें रखी जाती थी और इसी आफ्टर लाइफ बिलीफ से जुड़ा था ममिफिकेशन का वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हाँ, मम्मी बनाना। हाँ, ताकि शरीर अगले जीवन के लिए सुरक्षित रहे। उनकी जो लिखने की प्रणाली थी, हायरोग्लिफिक्स, वो भी बहुत फैसिनेटिंग है। वो चित्र जैसे अक्षर। हाँ, हायरोग्लिफिक्स, इसका मतलब ही है सेक्रेड कार्विंग्स, पवित्र नक्काशी। इसमें पिक्चर्स भी थे, मतलब लोगोग्राफिक एलिमेंट्स, और साउंड सिंबल्स भी थे, मतलब अल्फाबेटिक एलिमेंट्स भी थे। बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। उन्होंने पपायरस नाम के पौधे से एक तरह का कागज बनाना भी सीखा। मैथमेटिक्स में, खासकर ज्योमेट्री में वो माहिर थे। पिरामिड बनाने और जमीन नापने के लिए ये जरूरी था। अच्छा। मेडिसिन और सर्जरी में भी उनकी जानकारी थी और उन्होंने सितारों को देखकर एक बहुत एक्यूरेट कैलेंडर बनाया था, जिससे वो बाढ़ का अनुमान लगा सके। यहाँ क्या वाकई दिलचस्प लगता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन करीब 3000 सालों तक चली। बीच बीच में उथल-पुथल हुई, इंटरमीडिएट पीरियड्स आए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी कला, वास्तुकला, धर्म, इन सब में एक गजब की कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसके कई कारण माने जाते हैं। एक तो जैसे हमने कहा, नील नदी की प्रिडिक्टेबिलिटी ने एक स्टेबल आधार दिया। दूसरा, मिस्र भौगोलिक रूप से काफी आइसोलेटेड था, रेगिस्तान और समुद्र से घिरा हुआ था, तो बाहरी हमले कम हुए। अच्छा। और तीसरा, फ़ारो का जो डिवाइन स्टेटस था और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कंटिन्यूटी बनाए रखने में बहुत मदद की। राज्य के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल था, जिससे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करवा पाते थे। समझ गया। अब चलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये लगभग 3300 बीसीई में उभरी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके बड़े शहर थे। जी हाँ, और ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली थी। और एरिया के हिसाब से देखें तो मिस्र और मेसोपोटामिया के कंबाइंड एरिया से भी बड़ी थी। अरे वाह! हाँ, और इसके शुरुआती निशान तो और भी पुराने मिलते हैं। जैसे मेहरगढ़ में करीब 7000 बीसीई के नियोलिथिक सेटलमेंट के सबूत मिले हैं। इस सभ्यता की सबसे स्ट्राइकिंग बात, सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? बिना किसी शक के उनकी अर्बन प्लानिंग, शहरी नियोजन, वो कमाल का था। कैसे? शहर ग्रिड पैटर्न में बसे थे, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर, राइट एंगल्स पर काटती हुई। घर स्टैंडर्डाइज्ड पक्की ईंटों से बने थे, एक जैसे साइज की ईंटें। अच्छा।
स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स। हाँ। और घरों में आंगन, कुएं और प्राइवेट टॉयलेट्स होते थे। और कमाल की बात यह है कि हर घर की नालियां शहर की मुख्य ढकी हुई सीवर लाइन, कवर्ड सुअर से जुड़ी थी। ढकी हुई नालियां? हाँ, उस जमाने में। हाँ। सोचिए, ये उस जमाने के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्बन सैनिटेशन था। ये तो आज भी कई जगहों पर नहीं है। मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो भी तो इसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग का सबूत माना जाता है। बिल्कुल, वो उनकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का कमाल है। उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटमन का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम डेवलप किया था, जो शायद डेसिमल सिस्टम पर आधारित था। अच्छा। मेटलॉजी मतलब धातु का काम, तांबा, कांसा, सीसा, टिन, इसमें वो बहुत स्किल्ड थे। लूथल में एक डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह जैसा। हाँ, गुजरात में। हाँ, जो उनकी मैरीटाइम इंजीनियरिंग और दूर दराज के इलाकों, शायद मेसोपोटामिया तक ट्रेड नेटवर्क्स का सबूत है। और हाँ, ऐसा भी माना जाता है कि शायद दुनिया में सबसे पहले कपास, कॉटन उगाने वाले भी यही लोग थे। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है इनके बारे में, इनकी लिपि, स्क्रिप्ट। हाँ, सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट, जो हमें सील्स पर, मुहरों पर, बर्तनों पर और तांबे की पट्टियों पर मिलती है, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। अनडिसाइफर्ड है वो। कितने साइंस हैं उसमें? करीब 400 से 600 यूनिक साइंस हैं। जब तक ही पढ़ी नहीं जाती उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या थी, उनका धर्म कैसा था, समाज कैसा था, इस बारे में हमारी समझ अधूरी ही रहेगी। ये वाकई में इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है। और फिर इस इतनी एडवांस सभ्यता का पतन कैसे हो गया? क्या ये अचानक गायब हो गई? नहीं, अचानक नहीं। लगभग 1900 BCE के आसपास इसका डिक्लाइन शुरू हुआ। कारण शायद कई थे, मिले जुले। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। जलवायु परिवर्तन? हाँ, जैसे मॉनसून का पैटर्न बदल गया, घग्गर हकरा जैसी नदियां सूखने लगीं, जिससे खेती मुश्किल हो गई, नदियों का रास्ता बदलना, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटना, ये भी वजह हो सकती हैं। कुछ लोग बाहरी आक्रमण की बात भी करते हैं या फिर अंदरूनी सोशल ब्रेकडाउन की। लेकिन जो भी हुआ, ये ग्रेजुअल डिक्लाइन था। लोग धीरे धीरे शहरों को छोड़कर पूरब की तरफ छोटे गांवों में बसने लगे। चलिए अब चीन की तरफ चलते हैं। चीन की सभ्यता येलो रिवर, हुआंग हे और बाद में यांगसे रिवर घाटियों में विकसित हुई। इसके खास बात है राजवंशों का चक्र, डायनेस्टीज का साइकिल और एक रिमार्केबल कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। हाँ, और यहाँ स्वर्ग का आदेश, मैंडेट ऑफ हेवन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्या था? माना जाता था कि एक नेक और काबिल शासक को ही स्वर्ग से शासन करने का अधिकार मिलता है। अगर राजा भ्रष्ट हो जाए या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ये माना जाता था कि उसने मैंडेट खो दिया है, और तब विद्रोह करके नए राजवंश का आना जस्टिफाइड समझा जाता था। ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का एक बहुत पावरफुल आइडिया था चीन में। अच्छा, तो कुछ प्रमुख राजवंशों और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। जो सबसे पुराने पक्के सबूत मिलते हैं वो शांग डायनेस्टी से हैं, लगभग 1600 से 1046 BCE। वे ब्रॉन्ज कास्टिंग में, कांसे की ढलाई में माहिर थे, और हमें उनसे शुरुआती चाइनीज राइटिंग मिलती है जो ऑरिकल बोन्स पर लिखी गई थी। ऑरिकल बोन्स? ये क्या होती थी? ये कछुए के कवच या जानवरों की हड्डियां होती थी जिन पर सवाल लिखकर उन्हें गर्म किया जाता था। फिर जो दरारें पड़ती थी उनसे भविष्य जानने की कोशिश की जाती थी, डिविनेशन। उन पर लिखे सवाल जवाब उस समय की राजनीति, धर्म के बारे में काफी कुछ बताते हैं। दिलचस्प। फिर आई ज़ो डायनेस्टी, लगभग 1046 से 256 BC। सुना है इसी समय महान दार्शनिक हुए थे। बिल्कुल, खासकर बाद के ज़ो पीरियड में जब राजनीतिक उथल-पुथल थी, तब 100 स्कूल्स ऑफ थॉट का उदय हुआ। इसी दौर में कन्फ्यूशियस आए, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता पर जोर दिया। कन्फ्यूशनिज्म। हाँ, कन्फ्यूशियस। ताओवाद आया, जो प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने की बात करता था। और लेगलिज्म आया, जो सख्त कानूनों और केंद्रीय सत्ता पर फोकस करता था। इन सभी विचारधाराओं ने चीनी सोच पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। और फिर चिन डायनेस्टी, जिसने चीन को एक किया। किन शी हुआंग ने 221 BCE में अलग अलग राज्यों को हराकर चीन को यूनिफाई किया। उनका राजवंश चला तो सिर्फ 15 साल, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था। उन्होंने मुद्रा यानी करेंसी, बाट माप यानी वेट्स एंड मेजर्स, और लिखने के तरीके यानी राइटिंग सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया। अच्छा। ग्रेट वॉल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा
और अपनी कब्र के लिए वो मशहूर टेराकोटा आर्मी बनवाए। हाँ, वो हजारों मिट्टी के सैनिक। जी हाँ, जो उनकी ताकत और आफ्टर लाइफ बिलीफ्स को दिखाती है। हालांकि उनकी नीतियां बहुत कठोर थीं और उनका शासन जल्दी खत्म हो गया। फिर आई हैन डायनेस्टी, जिसने ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर बनाया ना। हाँ, हैन डायनेस्टी 206 BCE 220 CE ने चीन के इंपीरियल स्ट्रक्चर और कल्चर की वो नींव रखी जो सदियों तक चली। उन्होंने कागज, पेपर और कंपस जैसे बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किए। कागज चीन में बना था? हाँ, सिल्क रोड के जरिए उन्होंने सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और रोम तक व्यापार बढ़ाया। इससे सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडियाज का भी एक्सचेंज हुआ। और उन्होंने मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की शुरुआत की, मतलब योग्यता के आधार पर सरकारी अधिकारी चुने जाते थे। ये तो बहुत आधुनिक सोच है। बिल्कुल। चीन के जो 4 ग्रेट इन्वेंशंस कहे जाते हैं, कागज, प्रिंटिंग, गन पाउडर और कंपास, इन्होंने तो पूरी दुनिया को बदल दिया। तो इन सभी महान सभ्यताओं को अगर हम एक साथ देखें तो क्या कुछ कॉमन पैटर्न्स, कुछ समानताएं नजर आती हैं? जरूर, कई समानताएं हैं। देखिए, सबकी सब नदी घाटियों पर निर्भर थीं खेती के लिए। हाँ, पानी और उपजाऊ मिट्टी। बिल्कुल, जिससे फूड सरप्लस पैदा हुआ। इसी सरप्लस ने शहरों के विकास, डिवीजन ऑफ लेबर और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट किया। सबने किसी न किसी फॉर्म की राइटिंग सिस्टम डेवलप की, प्रशासन के लिए, व्यापार के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। सबने मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर बनाया, मेसोपोटामिया के जिगुराट्स, मिस्र के पिरामिड्स, सिंधु घाटी के सुनियोजित शहर, और सबने ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप किए जिससे आइडियाज और टेक्नोलॉजी भी फैली। लेकिन जाहिर है उनमें बड़े खास अंतर भी रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत अंतर थे। जैसे इंडस वैली की अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम, वो तो अपने समय से कहीं आगे थी, यूनिक थी। मिस्र का फोकस आफ्टर लाइफ और डिवाइन किंगशिप पर बहुत ज्यादा था। मेसोपोटामिया में हमने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट से एम्पायर्स बने और उन्होंने अर्लीस्ट लॉ कोड्स दिए। और चीन में मैंडेट ऑफ हेवन, राजवंशों का चक्र और कन्फ्यूशनिज्म जैसी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस बहुत खास थीं। अच्छा, तो ये महान सभ्यताएं थीं, लेकिन फिर इनका पतन क्यों हुआ? क्या ये बस खत्म हो गई? देखिए, पतन के कारण अक्सर कॉम्प्लेक्स होते थे, कोई एक वजह में ही होती थी। क्लाइमेट चेंज जैसे सूखा या बाढ़, जो हमने सिंधु घाटी में देखा। हाँ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे मेसोपोटामिया में जमीन का खारा हो जाना, सॉइल सैलिनाइजेशन, अंदरूनी लड़ाइयाँ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बाहरी हमले, या बस एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को बनाए रखने का जो खर्चा बढ़ता जाता है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से गायब हो गई? क्या इनका सब कुछ मिट गया? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल कोलैप्स के बावजूद उनके बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स जिंदा रहे। उनके कानून, शासन के तरीके, उनकी साइंटिफिक नॉलेज, गणित, कला, दर्शन, धार्मिक मान्यताएं, ये सब बाद की सिविलाइजेशंस का आधार बनी। अच्छा, जैसे ग्रीको रोमन कल्चर ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी। चाइनीज कल्चर राजवंश बदलने के बावजूद बनी रही, उसमें कंटिन्यूटी रही। और सिंधु घाटी सभ्यता के कई एलिमेंट्स बाद की इंडियन कल्चर्स में इंटीग्रेट हो गए, मिल गए। तो आज हमारे लिए इनकी क्या रिलेवेंस है? हम आज इन्हें क्यों स्टडी करते हैं? ये आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। इन्होंने रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, डेमोक्रेसी के शुरुआती विचार, साइंटिफिक इंक्वायरी यानी वैज्ञानिक जांच पड़ताल, एथिकल फिलॉसफी, नैतिक दर्शन जैसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की नींव रखी जो आज भी हमारी दुनिया को शेप करती हैं। इनकी टेक्निकल अचीवमेंट्स, लिखना, गणित, धातु का काम, इंजीनियरिंग, ये सब आज की टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। और इनकी कल्चरल लेगेसी, कला, साहित्य, धर्म दुनिया भर में अरबों लोगों को आज भी इन्फ्लुएंस करती हैं। ये मानव क्षमता, ह्यूमन पोटेंशियल का सबूत है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या हम इन प्राचीन सभ्यताओं के उत्थान और पतन से, उनके राइज एंड फॉल से, आज की दुनिया की चुनौतियों जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सोशल इनइक्वालिटी या गवर्नेंस के मुद्दे, इनके बारे में कुछ सीख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये सोचें कि सिंधु घाटी जैसी लिपियों को हम आज तक पढ़ नहीं पाए, इसके कारण मानव इतिहास का कितना कुछ अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या पता वो रहस्य खुल जाए तो हमारी आज की समझ पूरी तरह बदल जाए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इतिहास में अभी भी बहुत कुछ छिपा है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। सामान्य अध्ययन विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।